मेरा नाम डॉक्टर उत्तम कुमार, आपका हमारे चैनल उत्तम केयर्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपिका। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि इनफर्टिलिटी या बांझपन क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। आज इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि अगर किसी को इनफर्टिलिटी होती है तो उसके हमारे पास में क्या क्या इलाज हैं और किस तरह से जांच के बाद में किस जांच में क्या कमी आती है और उस जांच के हिसाब से क्या इलाज पॉसिबल है। इसके बारे में मैं डॉक्टर दीपिका से चाहूँगा कि इसके बारे में आगे इस विषय पर रोशनी डालें। नमस्कार। पिछली बार जो हमने बात करी थी इनफर्टिलिटी के बारे में और उसके जांचों के बारे में, तो अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हमने टेस्ट कराए हैं तो टेस्ट में मोटा मोटा हमारे को क्या रिपोर्ट्स में आता है उन पर डिस्कशन करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे ओवरीज के अंदर एग बनना चाहिए। तो अब एग को बनने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए हमारे पास में क्या क्या टेस्ट अवेलेबल है। तो या तो हम ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, हार्मोन का टेस्ट देख सकते हैं। आजकल मार्केट में एक किट आ गई है जो ओव्यूलेशन किट होती है, तो ये अवेलेबल है और ये वाली चीज़ तो कुछ हद तक पेशेंट्स खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये ओव्यूलेशन का टाइम बताती है, कौन से वाले टाइम पे बेस्ट टाइम होगा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो बड़ा सिंपल टेस्ट है यूरिन के अंदर ही। तो डॉक्टर बहुत बार हम लोग इनिशियली जब कपल हमारे पास आते हैं, हम पेशेंट्स को इस किट के बारे में बताते हुए उनको एडवाइस करते हैं कि 3-4 महीने बेस्ट टाइम जब कंसेप्शन का है उन दिनों पे थोड़ा कंसंट्रेट करें। तो बहुत बार पेशेंट्स इसके हिसाब से भी कंसीव कर जाते हैं। किन दिनों में वो पेशेंट का एग बनने जा रहा है, ओवरी से रिलीज होने जा रहा है, उन दिनों में ऑब्वियसली अगर वो इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे बेस्ट होंगे। तो ये वाली चीज़ हमें ओव्यूलेशन किट बताती है और ये किट मार्केट में अवेलेबल है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हम अल्ट्रासाउंड से भी देखना चाहें तो पेशेंट को हम ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग के लिए 3-4 दिन लगातार भेज सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वाले एग का ग्रोथ पिकअप करते हुए और एग कब ओवरी से रिलीज हो रहा है ये चीज़ अल्ट्रासाउंड देख सकती है। और अगर हमें ये पता चल गया कि ओव्यूलेशन पेशेंट के अंदर नहीं हो रहा तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को दवाई देते हैं ओव्यूलेशन कराने के लिए। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि एग ठीक से नहीं बन रहा या टाइम से नहीं बन रहा या ठीक से नहीं बन रहा। दूसरी प्रॉब्लम जो कॉमनली जो हमें डिस्कस किया, पीसीओडी भी पिकअप कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड में। हाँ, तो ये सब पीसीओडी में भी यही होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होती। अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियोसिस एक और बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से प्रेग्नेंट नहीं होते। तो अल्ट्रासाउंड में अच्छा अल्ट्रासाउंड अगर ट्रांसवेजाइनल किया जाए तो एंडोमेट्रियोसिस के भी निशान उस पर पिकअप होते हैं और वो मैनेजमेंट भी प्लान करी जा सकती है। दूसरा, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनके अंदर ट्यूब्स की ब्लॉकिंग है या हम सस्पेक्ट करते हैं, हम देख तो पक्का नहीं बता सकता अल्ट्रासाउंड के ट्यूब ब्लॉक है हो रहा है लेकिन ट्यूब ब्लॉक है। हाँ, ट्यूब ब्लॉक का अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता है अनलेस कि ट्यूब में कोई सूजन आ रही है या कुछ आ रहा है जो अल्ट्रासाउंड बता सकता है। बट ट्यूब ओपन है या क्लोज है उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम बोलते हैं। तो ये टेस्ट में नीचे से दवाई डाली जाती है यूट्रस में और साथ में एक्सरेज लिए जाते हैं। तो इनसे ट्यूब ओपन है या क्लोज है ये चीज़ दिखाई दे जाती है। अगेन ये वाली चीज़ आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि आपको खुद नहीं करने के लिए जाना है, ये डॉक्टर जब सलाह दें तभी करना है। ये चीज़ पहले बिल्कुल शुरुआत में सब पेशेंट्स के लिए नहीं कराई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अगर डॉक्टर को सस्पेशन होगा कि लगेगा कि शायद ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ये टेस्ट एडवाइस किया जाएगा, तभी ये टेस्ट होगा। अब ऑन द अदर साइड, अगर हस्बैंड की रिपोर्ट आई, हमने टेस्ट करा था और हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई कमी आ रही है, जैसे कि स्पर्म्स जैसे मैंने बताया या तो काउंट कम है या उनकी मोटिलिटी कम है या स्पर्म्स की नॉर्मल स्पर्म जो है वो कम है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में डेड स्पर्म्स आते हैं, तो उसके लिए भी आफ्टर गिविंग एडवाइस फॉर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कि हम एक्सरसाइज करें, अल्कोहल स्मोकिंग को बंद करें बिल्कुल, और करेक्ट तरीके का न्यूट्रिशियस डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें, ये सब तो हम एडवाइस देते ही हैं। और कुछ एडजंक्टिव मेडिसिन होती हैं जो स्पर्म्स के काउंट को और स्पर्म्स की वैल्यूज़ को बेटर करती हैं, ये हम अपने लेवल पे दे पाते हैं। और अगर हमें लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है तो हस्बैंड्स को हम लोग नॉर्मली एक एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे
ताकि वो कायदे से अपना सही तरीके से एडवाइस ले पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, एडवाइस मिलेगी और उसका कायदे से इलाज हो पाएगा। तो ये तो हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ अ क्लिनिक इन द गायनेकोलॉजिस्ट ओपीडी। आजकल के टाइम में जैसे हम पहले वाले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं कि गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड, डिलेइंग मैरिज एंड देन डिलेइंग अ प्रेगनेंसी। तो ये वाली चीज़ जो है उसकी वजह से, एज फैक्टर की वजह से धीरे धीरे एग्स का जो बनना कम हो जाता है और एग की, बिल्कुल करेक्ट, एग की क्वालिटी पुअर होने लग जाती है। तो एग में वो जो क्षमता है टू क्रिएट अ गुड प्रेगनेंसी वो कम होने लग जाती है। तो बहुत बार तो 30 हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 30, 31, 32 इस वाले एज ग्रुप में जो अभी मैरिड नहीं है और अभी प्लान भी नहीं कर रहे मैरिज के लिए, या फिर उस वाले एज ग्रुप में मैरिड है लेकिन अभी फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या वो स्टडीज़ कर रहे हैं या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे। तो ये दोनों ही लेवल ऑफ पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो ये IVF सेंटर के पास में ये सुविधा है कि जो गर्ल्स हैं वो अपने एग्स को ओवरी से निकलवा करके फ्रीज़ करा सकते हैं। तो उसको एग फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं पेशेंट को और उसके बाद वो एग एनेस्थीसिया के अंडर एग निकाल करके तुरंत वो एग्स को फ्रीज़ करके बहुत समय तक के लिए रख सकते हैं और ताकि वो जब उस लेडी को आगे प्रेगनेंसी चाहिए हो तो ये एग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेगनेंसी क्रिएट करने के लिए। ये तो हो गया एक लेवल उन वाली गर्ल्स के लिए जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई और आगे अभी ये नहीं पता कि किन से शादी हो। अब एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट जो मैरिड हैं और उनको लेकिन अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन वाइफ की एज 33, 34, 35 की एज ग्रुप है। तो ये वालों के कपल्स के लिए एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये भी हो सकता है कि वो एग्स बॉडी से लेकर के, मतलब ओवरी से निकलवा करके फ्रीज ना करें, उसी समय हस्बैंड का सैंपल लेके स्पर्म्स के साथ में एम्ब्रियो क्रिएट कर लें। अब एम्ब्रियो फ्रीज कर लें, ये भी अवेलेबल है। अब एम्ब्रियो जब फ्रीज हो जाएगा तो ये वाला एम्ब्रियोज फ्रीज होकर के पड़े रहेंगे उस IVF सेंटर में। जब अब ये कपल आज से 2 साल 3 साल के बाद जब प्रेगनेंसी चाहेगा तो पहला एडवाइस तो हम इनको यही देते हैं कि आप खुद से ट्राई करिए, एम्ब्रियो पड़े रहने दीजिए। वो एक जैसे होता है, कुछ मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। एग्स के लिए भी यही बोलते हैं, एम्ब्रियोज के लिए भी यही बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ टाइम के लिए ट्राई करा, 6 महीने 7 महीने और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपके पास ये फिर एम्ब्रियो को उसी समय फ्रीज से डीफ्रीज करके, जिसको हम थॉ बोलते हैं, थॉ करने के बाद में यूट्रस में पेशेंट के डाला जाएगा एंड एम्ब्रियोज शुड बी, वो एक ही एम्ब्रियो डाला जाएगा, बाकी तो फ्रीज करके रखे जाते हैं। नॉर्मली एक डालते हैं या 2 डालते हैं और फिर होप करेंगे कि प्रेगनेंसी क्रिएट हो रहा है, कंसीव हो जाए। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग में सक्सेस रेट बाद में प्रेगनेंसी बनने का, कंसीव करने का अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एग फ्रीजिंग। लेकिन एग फ्रीजिंग वो लड़कियों के लिए जिनकी अभी शादी हुई नहीं है या उनको अभी नहीं पता कि उनकी कहाँ पे होने वाली शादी, और ये वाला जो दूसरा एम्ब्रियो फ्रीजिंग वो उनके लिए, उन कपल के लिए जो मैरिड है, जिनको हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि अभी हम एम्ब्रियो क्रिएट करके फ्रीज करेंगे। बाकी जैसे आपने बताया या पूछा कि पेशेंट्स जो कि हस्बैंड कहीं और काम करते हैं और कई लोग विदेश चले जाते हैं, कई साल तक वापस नहीं आ पाते। इसमें कहीं कॉमन हमारे पास पेशेंट्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस में, जहाँ के हस्बैंड उनके बहुत टाइम तक के लिए बॉर्डर पे उनकी पोस्टिंग है और वो कुछ महीनों के लिए नहीं आ पाते, साल में मुश्किल से एक बार 2 दिन के लिए, और वो 1 महीने के लिए आते हैं छुट्टी पे, कई दफ़ा 15 दिन के लिए आते हैं। अब उसके बीच में वो लोग ट्राई करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, फिर चले जाते हैं, फिर साल भर के बाद 2 साल के बाद आएंगे। तो कहीं ना कहीं पेशेंट का एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है और इसी चीज़ को, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि हाँ बिल्कुल कि हस्बैंड कहीं काम कर रहे हैं और वाइफ कहीं और काम कर रहे हैं, तो देन इन दैट केस इसमें जो हम तरीका वही बताते हैं कि हस्बैंड को बोलते हैं कि आप जब भी इधर आए अपने नियरेस्ट IVF सेंटर पे स्पर्म का सैंपल दे जाइए। स्पर्म के सैंपल को हम फ्रीज करके, फ्रोजन स्पर्म पड़ा रहता है। अब वाइफ का जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवुलेशन होगा तब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के द्वारा ये स्पर्म का सैंपल को डीफ्रीज करके डाला जा सकता है। तो IUI स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन।
तो इसके अंदर जहाँ पे हमें ये लगे कि अच्छा एक कपल है जो कि प्रेगनेंसी चाहते हैं, अब हमने तमाम जांचें कर ली हैं लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी उनको नहीं ठहर रही, और प्रेगनेंसी इसलिए नहीं ठहरी है, हमने जब जांचों से ये पता लगाया कि प्रेगनेंसी इसलिए नहीं ठहरी, या तो कपल को इंटरकोर्स सेक्स करने में ही प्रॉब्लम है, दैट मीन्स हस्बैंड जो है वो स्पर्म्स को सही टाइम पे सही जगह पे डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, ये एक प्रॉब्लम है। या दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड का जो स्पर्म है वो सैंपल वीक स्पर्म है, क्वालिटी कम है, नंबर्स कम है, काफ़ी वीक है, नेचुरल प्रेगनेंसी ऐसे वाले पेशेंट में नहीं हो पा रही है। तो ये कॉमन रीजंस, अगर हमें ये वाली चीज़ मिलती है तो हम पेशेंट के अंदर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जिस दिन हम अल्ट्रासाउंड से पेशेंट का मॉनिटरिंग करके, जिस दिन अल्ट्रासाउंड हमें ये बताता है कि अब ओव्यूलेशन बस होने ही वाली है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम हस्बैंड का सैंपल लेके, या तो वो फ्रेश सैंपल तभी देते हैं लैब में, और या फिर अगर हमने फ्रोज़न सैंपल रखा हुआ है तो लैब वाले उस सैंपल को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर से जितना सीमेन का जो सैंपल है उसमें से फ्लूइड हटा के, उसमें से डेड स्पर्म्स जो बहुत कमज़ोर वाले स्पर्म्स हैं उनको हटा करके जो बेस्ट स्पर्म्स हैं, बेस्ट, उनको थोड़े सा एरिया, उनको थोड़ा सा हमारे को दे करके सिरिंज में, और हम वो डायरेक्टली पेशेंट के यूट्रस में डाल देते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके लिए भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही शॉर्ट काइंड ऑफ प्रोसीजर है, कुछ देर पेशेंट आधा घंटा ये डालने के बाद में पेशेंट घर जा सकता है। और फिर अगर पेशेंट इस पे भी अच्छे रेट्स हैं कंसेप्शन के, बट आपको जैसे समझ में आया कि ये वाले इंडिकेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आईवीएफ की ज़रूरत है हम उनको बोलें कि नहीं आप आईयूआई करा लीजिए क्योंकि ये सस्ता है या ईजियर प्रोसीजर है। आईवीएफ क्या है, उसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगेन ये बहुत बड़ा सा साइंटिफिक टर्म है। ईजियर चीज़ जो आप जानते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसको जब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आईयूआई से कैसे फ़र्क है। तो आईवीएफ में इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेशेंट को, जहाँ पे जो एग है ओवरीज के अंदर एक नहीं कम से कम 15 से 20 एग बनेंगे एक टाइम पे एक ओवरी में, और दूसरी ओवरी में भी साथ ही साथ बनेंगे। उसके बाद जब ये एग बन के तैयार हो जाएंगे तो इससे पहले कि ये एग ओवरी में से रप्चर आउट कर जाएं, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, उससे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दे करके इंजेक्शन के द्वारा, सिरिंज के द्वारा ये सारे एग्स को पेशेंट की ओवरी से बाहर निकाला जाएगा। अब वो पेशेंट के सिस्टम से बाहर आ गए। अब इन एग्स को लैब के अंदर इनके ऊपर हस्बैंड का सैंपल डाला जाएगा। फिर उसके बाद उनको इंक्यूबेशन में रखने के बाद में 1 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में देखा जाएगा कि अब इनके अंदर एम्ब्रियो बनने शुरू हो गए। फिर उसके बाद में और 2-3 दिन रखने के बाद में जब वो एम्ब्रियो बन के प्रॉपरली तैयार हो जाएंगे तब पेशेंट को बुलाने के बाद ये एम्ब्रियो यूट्रस में डाला जाएगा, जिसको जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी, क्यों तो इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों है, क्योंकि बेबी लैब में बना। तो फर्टिलाइजेशन डन आउटसाइड द बॉडी, और आईयूआई में फर्टिलाइजेशन विल हैपन इनसाइड द बॉडी। तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। वो इसलिए ज़्यादा बहुत डिटेल्ड काइंड ऑफ और बहुत इलेबोरेट प्रोसीजर है, तो उसके लिए जो इंडिकेशंस हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। उसके सक्सेस रेट भी बहुत अच्छे हैं आज की डेट में, प्रोवाइडेड के करेक्ट पेशेंट और करेक्ट मतलब पेशेंट्स के ऊपर ये वाला टेक्निक किया जा रहा है, तो बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आशा है दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए मैं इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर उत्तम। मैं आपसे दर्शकों से भी जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मेल करिए, यहाँ पे नीचे उसके ऊपर रन करेंगे कि कहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, और आपको किन चीज़ों के ऊपर अगले एपिसोड चाहिए, क्या आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सोचते हैं कि डॉक्टर के हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सजेशंस दीजिए कि हम आगे किन टॉपिक्स के ऊपर अपने अगले एपिसोड बनाएं। थैंक यू।